अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। हाँ जी, पूछें। सर एलसीएम वेरिएंट वहाँ से लगते हैं ना जहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेपिटेटिव हो पर डिफरेंट लाइन हो। हाँ जी, जिन ऑप्शंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी लाइव्स डिफरेंट हैं और वो रिपीटेटिव हैं। हाँ, मतलब जिन ऑप्शंस को कंपेयर करना है एलसीएम मेथड से उन सब का रिपीटेटिव होना जरूरी है, तभी तो एलसीएम में वो बार बार साइकिल रिपीट होगा। निकाला कौन से वाले सवाल में? यूवीडब्ल्यू वाला? यूवीडब्ल्यू और कामिल लिमिटेड दोनों में कॉमन बात यह है कि जिन ऑप्शंस का कंपैरिजन होना है उनमें से एक रिपीटेटिव है, दूसरी रिपीटेटिव नहीं है। अगर सारी रिपीटेटिव हो ना तो फिर कॉन्सेप्चुअली ईएसी बनता है, क्योंकि वो एक साल में इतना होगा और हर साल इतना ही होगा, हर दफा इतना ही होगा। वही जो मैंने बिल्कुल शुरू में मिसाल दी थी कि अगर हमें एक बिल्डिंग किराए पे चाहिए और बस एक ही दफा किराए पे चाहिए, फिर हमने पर ईयर नहीं कंपेयर करना, रिपीट करते रहना हो तो पर ईयर कंपेयर करना है। तो जब दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन जितनी भी हैं उनमें सारी की सारी रिपीटेटिव हो तो ही ईएसी और एलसीएम लगना बनता है। एलसीएम वहां लगेगा जहां इन्फ्लेशन है, ईएसी वहां लगेगा जहां इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन अगर रिपीटेटिव या तो सारी ही नहीं है, अगर सारी ही नहीं है रिपीटेटिव तो एनपीवी। लेकिन अगर कोई एक आधी रिपीटेटिव है दूसरी नहीं है तो फिर कामिल लिमिटेड वाले की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। और कल तक में पढ़े हुए में कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 8 जो 18 जो हम कर रहे थे, उसके जो बी पार्ट था, जब हमने जो हमारा लॉस आया था जिस साल हमने को बेचा था, वो आया ईयर 4 के अंदर, और ईयर 4 की डेप्रिसिएशन हमने पॉइंट ली है 3 पे, लेकिन उसका जो लॉस है वो 0.4 पे लिया है। इसकी आगे ईयर 4 की डेप्रिसिएशन 0.3 पे तो नहीं थी। डेप्रिसिएशन टैक्स के लिए जो डेप्रिसिएशन है, जिसकी टैक्स के ऊपर जो सेविंग आनी है, कॉस्ट क्या है एसेट की? 20,000। 20,000। चूंकि ये 31 दिसंबर को खरीदा जाएगा तो एक फॉरेन के फॉरेन डेप्शन क्लेम हो जाएगी, फिर ईयर 1 में होगी, ईयर 2 में होगी, ईयर 3 में। ये गिनती करके 4 नहीं है, लाइफ 4 है। तो जब लाइफ 4 है तो फिर अभी तो उसको 3 साल हुए, चौथा साल होगा तो फिर उस चौथे साल की रिटर्न में डेप्रिसिएशन भी आएगी और आखिर में लॉस भी आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग ना करना चाहें तो चौथे साल में बैलेंसिंग कर लें। ये भी एक दो दफा की ये बात, दोनों बातें ठीक है ना। चौथे साल में आप डेप्शन भी कैलकुलेट करें और फिर बचे कुछ को लॉस निकालें, वो भी सही है। शुरू के सवालों में ऐसे ही करते थे। या फिर अगर आप आखिरी साल डेप्शन ना निकालें और उसी को ही सब बैलेंस करके लॉस कह दें तो इन टोटल एक ही बात होगी। जैसे अगर वैल्यूज मुझे बताएं तो पहले साल की हो गई 5,000, 15 बच गई, फिर 1500। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, 6500, 13,500, 1350, 12150, 1215, 10,935, 1094, 9841। अगर आप चौथे साल की डेप्शन भी निकाल लें 984,
बाकी क्या रह गया? सर 2000 के लिए जाना आगे, बाकी लॉस आ जाएगा। ये बताए ना 8 5 7, फिर आरबी रखें 2000 और ये 6857 का लॉस हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लें या फिर चाहे ऐसे कर लें कि 9841 और ईयर 4 में डेप्शन कोई ना लें, 2000 आरबी रख के 7841 को लॉस ले लें और इन दोनों को ऐड करें, वो भी यही बनता है। तो ये दो तरीके बताए थे कि आप आखिरी साल में आके डेप्शन भी कैलकुलेट कर लें और बाकी को लॉस कह दें, या आखिरी साल में डेप्शन ना कैलकुलेट करें और बैलेंसिंग को लॉस कह दें। इन टोटल एक ही बात है। ऐसे करना रिकमेंड करता हूं क्योंकि हो सकता है सवाल में आरबी देने की बजाय उस साल की बुक वैल्यू से लिंक कर दिया जाए, इसलिए बेहतर है कि वो कर लिया करें। लेकिन अगर आप ऐसे भी करेंगे तो सेम बात ही है। और कल तक के पढ़े हुए में से कुछ सवाल? फाइनेंसिंग डिसीजन बस बहुत है जी। हाँ जी, उसमें ना इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है, लेकिन हमने किसी भी कैलकुलेशन में चाहे ऑप्शन में हुआ किसी भी जगह पे इन्फ्लेशन को नहीं। यूवीडब्ल्यू वाले सवाल के अंदर चूंकि हमने एक ऑप्शन का ईएसी कैलकुलेट करना था, ईएसी, तो ईएसी तभी सही लगता है जब इन्फ्लेशन ना हो। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन एक रेट हो तो भी ईएसी इसलिए चल जाएगा, इससे एक हटके पुरानी बात कर रहा हूं, जब आप इन्फ्लेशन वाले सवाल में एक ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, वही कैश फ्लोस पे लगना हो और वही रियल रेट और नॉमिनल रेट के दरमियान इस्तेमाल होना हो, तो चाहे वो सवाल, ये मैं ईएसी से हटके एक बात कर रहा हूं कि अगर एक ही इन्फ्लेशन रेट हो, वही हर कैश फ्लो पे लगना हो, वही डिस्काउंट रेट के अंदर भी शामिल हो, तो आप उस सवाल को चाहे नॉमिनल से करके एनपीवी निकालें, चाहे रियल से सॉल्व करके एनपीवी निकालें, एनपीवी सेम ही निकलेगी। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जो कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन रेट इस्तेमाल होना है लेट से 12% और डिस्काउंट रेट में भी वही इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड है, तो उस प्रोजेक्ट की एनपीवी चाहे आप नॉमिनल कैश फ्लोज और नॉमिनल रेट के इस्तेमाल से निकालें, चाहे उसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लोज और रियल डिस्काउंट रेट से निकालें, एंड पे एनपीवी सेम निकलनी है क्योंकि उसी रेट से इन्फ्लेट हुए में वही रेट डिस्काउंट रेट के अंदर डाला हुआ है। तो ईएसी लगता ही तब है जब इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन अगर सिंगल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो तो भी ईएसी चला लेंगे हम सारा सवाल रियल से सॉल्व करके। तो जिस सवाल में भी एक ही इन्फ्लेशन रेट हो उस पे सिर्फ उस सूरत में ईएसी लगेगा जब हम वो रियल से सवाल चलाएंगे, तो इसलिए उसमें कैश फ्लोस को रियल, वो थे ही रियल, और रेट को कन्वर्ट करके रियल बनाया था। चूंकि ईएसी करनी थी ना उस सवाल में, इसलिए रियल करके किया था। उसको एलसीएम से कर नहीं सकते ना, दूसरी ऑप्शन को एलसीएम कितना साइकिल चलाएंगे, क्योंकि एलसीएम का तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि बार बार वो साइकिल रिपीट होगा, तो ओवरऑलिंग ने कब होना है रिपीट? नहीं, हाँ, तुम उसको कंपेयर किससे करते? अच्छा, एलसीएम कितना करते? क्यों 6 क्यों? 6 करने में तो वो रिप्लेस आफ्टर 2 इयर्स वाला पूरा ही नहीं होना साइकिल, क्योंकि आप उसको ओवरऑल कराएंगे 2 साल, उसके बाद रिप्लेस करेंगे वो तो 5 पेंड हो जाएगा, तो 6 में तो पूरे ही नहीं होने कैश फ्लोस। तो इसलिए एलसीएम सिर्फ तब लगेगा जब सारी ऑप्शंस रिपीटेटिव हो और उन सब के जो टाइम पीरियड है उनका एलसीएम निकला हो। तो जी, अगर कैश फ्लोज को नॉमिनल बना लें तो उसके अंदर फिर आरबी को भी नॉमिनल बनाएंगे? नहीं, यूवीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं आप, उसमें आप उसको ईएसी से करना है। ईएसी से करने में आपको कैलकुलेटर तो मना नहीं करेगा कि क्या कर रहे हो, लेकिन वो लॉजिकली ठीक बात नहीं है। ईएसी है ही तब
जब सब बराबर रहना है, इन्फ्लेट होना ही नहीं है, तो ही कॉन्सेप्ट है ईएसी का। आप अगर रेट को नॉमिनल और कैश फ्लोस को भी नॉमिनल कर लें नॉमिनल, फार्मूला लगाएं, ईएसी निकल आएगा। कैलकुलेटर निकाल देगा ईएसी, कैलकुलेटर थोड़ी इनकार करेगा। आप सारे कैश फ्लोस नॉमिनल लें, डिस्काउंट रेट भी वो 17% यूज करें, फिर जो आप कैलकुलेटर से ईएसी का आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेटर तो निकाल देगा आंसर, वो तो मना नहीं करेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं होगी बात, क्योंकि ईएसी का मतलब है कि एनुअली इतना ही हुआ करेगा। तो इन्फ्लेशन की मौजूदगी में एनुअली इतना ही कैसे हो सकता है? ईएसी का जो नंबर आ गया, ईएसी का नंबर आ गया 2500, ये क्या है 2500? क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? ईएसी 2500 निकला है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? कि हर साल 2500 हुआ करेगा। तो इन्फ्लेशन के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल 2500 हुआ करेगा? वो तो बढ़ता जाएगा। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन हो तो कोई खर्चा हर साल 2500 नहीं रह सकता ना, वो बढ़ता जाएगा। तो किसी भी फिगर को ईएसी बोलना इन्फ्लेशन की मौजूदगी में, ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं सही। क्योंकि ईएसी कह रहा है कि हर साल इतना ही होगा। तो इन्फ्लेशन की मौजूदगी में हर साल कैश फ्लो सेम होगा। तो फिर ईएसी कहना ही ठीक नहीं है उसको। कैलकुलेशन तो हो जाएगी। आप फार्मूला ईएसी का लगाएं, एनपीवी डिवाइडेड बाय एनवीटी फैक्टर। कैलकुलेटर तो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन उसको ईएसी बोलना ही ठीक नहीं होगा। जैसे आप ईयर 1 पे 4200, 4400, 4500, आप कहें कि ये ना एक एनवीटी है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन मैंने वर्ड तो एनवीटी सही बोल लिया। एनवीटी, एनवीटी मुंह से निकल भी सही गया, समझ भी आ गई आपको, तो ये सही है बात। तो कैलकुलेटर तो आंसर निकाल देगा, वो तो नहीं हक लाएगा, वो तो निकाल देगा, लेकिन वो जो आंसर निकाल रहा होगा उसको ईएसी कहना ही सही नहीं है। अब मैंने कहा एनवीटी है, तो मैं तो नहीं लड़खड़ाया, मैंने तो बोल दिया एनवीटी, समझे मेरी जबान कैलकुलेटर है, उसने तो आंसर निकाल दिया, लेकिन है ही नहीं एनवीटी। तो मैं अगर एनवीटी इसको फिर भी कह रहा हूं तो गलत, कॉन्सेप्चुअली गलत बात कर रहा हूं। तो इसलिए ईएसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता अगर इन्फ्लेशन हो तो। एलसीएम का इसलिए बन जाता है क्योंकि एलसीएम में दोनों ऑप्शंस का टाइम पीरियड हम सेम कर लेते हैं, और नहीं परपेचुइटी नहीं, एलसीएम की बात कर रहा हूं। एलसीएम तब लग जाता है इन्फ्लेशन के अंदर कि हम हर ऑप्शन का टोटल टाइम पीरियड सेम कर लेते हैं और हर साइकिल में इन्फ्लेशन डालते जाते हैं। लेकिन चूंकि टोटल टाइम पीरियड सेम कर लेते हैं,
इसलिए एनपीवी के कंपैरिजन पे डिसीजन होना ठीक है। ईएसी में एनपीवी पे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऑप्शन 4 साल की, एक ऑप्शन 5 साल की है, ऐसी 4 और 5 बोल रहा हूं। तो ईएसी के लिए उसको एनुअलाइज करना पड़ता है, अब वो एनुअल बन जाता है, वो है कंपेरेबल। तो किसी चीज को अगर हम एनुअल कह रहे हैं कि एनुअली इतना ही हुआ करेगा, तो वो फिर हर साल बराबर होना चाहिए, तभी तो एनुअल बोलेंगे उसको। ईएसी जब हमने किसी भी प्रोजेक्ट का कह दिया कि ईएसी है, तो हम टेक्निकली इसको परपेचुइटी ही कह रहे हैं कि हर साल इतना ही हुआ करेगा। परपेचुइटी वाली डिस्काउंटिंग करते हैं। वैसे तो हम एलसीएम भी 6 पे ना रोकें, 12 पे भी चला सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, 36 भी कर 3600 भी कर सकते हैं। इस केस में जब हमारे पास ओवरऑल भी था और सर उसमें कंटिन्यू भी आगे होना, तो ये तो एविडेंट है सर, जो बाद में हमारा कंटिन्यूस वाला ऑप्शन आएगा उसके अंदर हम ओवरऑल की पीवी ऐड करेंगे, उसको तो ज्यादा ही करना, लेकिन इस केस में कम क्यों होगी सर? इस केस में ओवरऑल वाला ऑप्शन बेहतर था। हाँ। लेकिन दोनों जो अगले साल है उसमें हमने उनको रेपिटेटिव 3 साल के लिए रखा। हाँ। तो आइडियली इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए ओवरऑल। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल करना बेहतर क्यों आ रहा है, जबकि इसमें तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। अच्छा, जो रिप्लेस वाला साइकिल चलेगा वो पहले भी हमेशा चलना था, अब भी हमेशा चलेगा, तो ओवरऑल का खर्चा ऐड ही हो रहा है, फिर भी बेहतर क्यों आ रहा है, यही कह रहे हैं ना। क्योंकि वो जो ईएसी वाला साइकिल चल रहा है ना, वो आगे हो जाएगा, वो 2 साल आगे हो जाएगा। 2 साल बचा लिया ना हमने, 2 साल ना, ओवरऑल करके 2 साल चलेगा। तो बेशक ओवरऑलिंग पे खर्चा ऐड हो रहा है, लेकिन उस साइकिल को 2 साल आगे करने की वजह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। देखें, फर्ज करते हैं अगर वो साइकिल अभी से चला लेते, ऐसी फिगर बोल रहा हूं, तो सारे साइकिल की, हमेशा के साइकिल की पीवी बनती है 3500 मिलियन, ऐसी कह रहा हूं 3500। लेकिन अगर हम उस साइकिल को 2 साल डिले कर लें, तो वो जो 3500 है, हो सकता है वो 2900 पे शिफ्ट हो जाए 2 साल डिस्काउंट करने की वजह से। तो हमने उसको 3500 से 2900 कर दिया। अब अगर उसको 2900 करने के साथ साथ कोई 2000 का खर्चा और हो भी रहा है, तो क्या उस साइकिल को डिले करने की वजह से डिस्काउंटिंग का इफेक्ट ज्यादा बन रहा है, ओवरऑलिंग का खर्चा उतना नहीं है जितना डिस्काउंटिंग का इफेक्ट बन रहा है, इसलिए ओवरऑलिंग फिर भी बेहतर आ रही है। मुझे खुद नहीं यकीन कि मैं समझा पाया हूं बात। सही है, ठीक। अच्छा, अब तो खैर नमाज का टाइम ही कर दिया। बहरहाल फाइनेंसिंग डिसीजन बस बहुत है। अब आप ना अगर तो कर लें सवाल तो मेहरबानी आपकी अगली क्लास में। एक तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक मिक्सचर टेस्ट हुआ था, जिसमें फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मिक्स करके एक ही कैलकुलेशन में आंसर निकलना था। वो आप लोग जब पूरा ट्राई करके आएंगे तो ही बता सकूंगा। अभी सिर्फ इतना बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद 2 डिफरेंट लीज ऑप्शन हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जून 16 क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मेरी बुक के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21। मेरी बुक में क्वेश्चन 21, ये जून 16 क्वेश्चन नंबर 5 है मेरी बुक में। क्वेश्चन 21, सिल्वर लाइन रेंटल सर्विसेज, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल है। इसकी वजह आप जब कराएंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा कि ये क्यों अलग से फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अगर हम बैंक ए से लीज लेके गाड़ियां इस्तेमाल करें तो क्या होगा,
और अगर बैंक बी से गाड़ियां लीज पे लेके इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो इन दोनों में से जिसकी एनपीवी ज्यादा है वो बेहतर है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हो गया और मिक्स विद लीजिंग भी हो गई। हालांकि एक 3 साल की ऑप्शन और एक 5 साल की ऑप्शन है, लेकिन इवन देन हम इनकी एनपीवी कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे वो आप जब करके आएंगे तो बताऊंगा। अच्छा, एक तो ये सवाल होमवर्क है जो कर दें, अगर तो एक और सवाल होमवर्क कर सकें तो कर दें, नहीं तो कम से कम वो जुबानी ही देख लेना। वो मैंने खुद बनाया था एक सवाल, और वो भी बड़ा एक कमाल तुक्का यह लगा था। ये जून 2014 की बात है, मैं बीएफडी का मॉक बना रहा था और ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिल में आया कि इस तरह का सवाल बना लेता हूं। हाउसिंग स्कीम का एक सवाल सोचा मैंने, वो बना लिया, और उस अटेम्प्ट में जो सवाल आया बीएफडी में वाकई वो हाउसिंग स्कीम का सवाल आया। ऐसा जबरदस्त जो है ना इत्तेफाक हुआ था कि मैंने मॉक का क्वेश्चन बनाया हाउसिंग स्कीम के ऊपर और उसी अटेम्प्ट में वही बीएफडी हाउसिंग स्कीम के ऊपर उसी तरह का सवाल आ गया। नहीं, जब हम मॉक बनाते थे तब तक तो पेपर बन भी गया होता है। ऐसी इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक है। नहीं, कभी कभी इत्तेफाक ऐसी हो जाते होते हैं। बल्कि एक दफा ऐसा इत्तेफाक पहले हुआ था और वो भी कमाल इत्तेफाक हुआ था। मॉड्यूल बी की अकाउंटिंग, शायद सितंबर 2010 की बात है या 11 की बात है, कुछ ऐसी बात है। मैंने ना एक किताब थी गुप्ता की, गुप्ता या शुक्ला, इनमें से बहुत ज्यादा सवाल होते थे उनमें इन्वेंट्री के। मैंने एक सवाल उठाया और मॉक में दे दिया, पेपर में वही सवाल आया हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर ने भी शायद गुप्ता का वही सवाल देखा होगा। तो ये एक दो दफा हुए हैं ऐसे इत्तेफाक हैं। पिछली दफा क्या बात? आपने कहा था एक नंबर वाला सवाल नहीं, इतना को गैस तो चल ही जाता होता है। इतना कुछ तो हर टॉपिक का गैस चल सकता है। मैं तो सवाल की नेचर की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा दो दफा तुक्का लग गया, वरना इतना को गैस तो चल ही जाता है कि इस टॉपिक का सवाल आएगा। वो सवाल मैंने खुद ही बनाया था और वो मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन 19, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का नहीं है सवाल, ये वही जो आपको कल प्राइसिंग टेक्निक सिखाई है ना, ये उस पर सवाल बनाया था मैंने। तो ये दो सवाल अगर आप कर दें तो आपकी मेहरबानी, और अगर कोई इतना फारिग हो कि एक और कर सकता हो नहीं मैं नहीं, अगर कोई इतना वेला हो जो और कर सकता हो, वो वैसी बस ऐसी दिल लगी के लिए वो सवाल देख लेना जो आई कैप ने टेस्ट किया था इसी का। एक मैंने कहा है पता नहीं कौन सा 21 और एक कहा है 19, ये दोनों तो कर दें। और अगर कोई टाइम निकाले तो ये 19 जो जिस टाइम में मैंने इसको सोच के बनाया था मॉक में, उसी टाइम में जो आई कैप सवाल आया था, वो मैंने बुक के एंड पे ना पास्ट पेपर्स के नाम से एक चैप्टर बनाया हुआ है। ये वो सवाल हैं जो पास्ट पेपर्स के हैं और मैंने अपने चैप्टर्स में शामिल नहीं किए हुए, मैक्सिमम कर लिए हुए, बल्कि वो भी मैं आपको कागज दिखा देता हूँ। एक कागज मैंने बनाया हुआ है, वो भी चलें आपसे शेयर कर लेता हूँ। जिनके पास ये बुक आ चुकी हुई है वही देख सकते होंगे। पेज नंबर 424 पे आए, पेज 424। ये मैंने दिखाया था, अच्छा स्क्रीन पे दिखाया था। हाँ, ये जून 8 से ना, जब से आई कैप के सोल्यूशन आने शुरू हुए थे, मैंने तब से उठाए और दिसंबर 21 तक ये इस अटेम्प्ट में से जो सवाल मैंने अपने चैप्टर्स में डाले हुए हैं, मैंने उनका रेफरेंस लिख दिया और जो नहीं डाले हुए उनकी जगह खाली छोड़ दी, वो फिर इधर आ गए हैं। यानी इस पेज 424 पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हर अटेम्प्ट के जो सवाल मैंने अपनी चैप्टर्स में डाले हुए हैं वो कहाँ हैं उनकी लोकेशन डाल दी, और जो डब्बे खाली छोड़ दिए वो, इसका मतलब मैंने उनको चैप्टर्स में नहीं शामिल किया। अब सारा कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो वो मैंने फिर चैप्टर में शामिल नहीं किया, उनको फिर इसी के आगे अटेम्प्ट वाइज मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और उसका मैंने जब एंड रिजल्ट देखा तो टोटल 146 क्वेश्चन हैं, उनमें से 12 तो सिलेबस से निकल गए, वो जो आखिरी ग्रेड था ना वो तो निकल गए, तो बाकी जो रह गए 134, उनमें से 96 हैं जो मैंने इन चैप्टर्स में डाल लिए हुए हैं।
और बाकी 38 हैं फिर जो इधर है। तो जो जितनी प्रैक्टिस कर सके, जो चैप्टर्स में क्वेश्चन है वो पूरे करने के बाद किसी को टाइम मिले तो ये भी कर लेना। ये वो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है या जिंदगी में बस BFD ही है जीने का मकसद, वो BFD ही बस करना चाहते हैं, तो वो कोई कसर ना छोड़े। तो इसमें समर 14 में यानी कि पेज 440 क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो ये भी वही उसी अटेम्प्ट का, ये हाउसिंग स्कीम का एक सवाल आया हुआ था। तो ये अब हस्बे तौफीक है, कोई अगर देखने का टाइम निकाल सके तो पेज 440 पे, जो कि समर 14 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2 है। ये वही जो मैंने हाउसिंग स्कीम का सवाल मॉक में बनाया था ना, तो उसी अटेम्प्ट में फिर ये हाउसिंग स्कीम का एक सवाल आया था। मैंने 12 कनाल 2 कनाल के घर रखे थे, यहां पर जो है वो फ्लैट्स थे, अपार्टमेंट्स थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था। है किसके हिसाब से? अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कीमत कम ही रखी, इसमें कीमत बहुत ज्यादा थी हाई कैप के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 21, ये दोनों तो मेहरबानी कर दें, और जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम निकले और अगर वो देखना चाहे तो वो ये समर 14 का क्वेश्चन 2 देख सकता है 440 पे। अब इस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर 2 सब टॉपिक्स रह गए, एक रिस्क और अनसर्टेनिटी है और एक कैपिटल राशनिंग है। रिस्क और अनसर्टेनिटी करता हूं, अभी मगर पढ़ लें। रिस्क और अनसर्टेनिटी करता हूं, कोशिश करूंगा आज खत्म हो जाए, नहीं तो एक आधी क्लास उसकी अगले वीक में लेके फिर कैपिटल राशनिंग कराऊंगा, फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बस बहुत है। यानी अगले वीक में लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म और मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू कर दूंगा जी। पेज 43, पेज 43, बल्कि रहने दें, मैं पहले समझा लूं फिर पढ़ाऊंगा वहां से, अभी रहने दें। रिस्क और अनसर्टेनिटी, ज्यादा गहराई में जाएं तो फिर तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क है, लेकिन जनरल अगर बात करें तो ये एक ही बात है। रिस्क और अनसर्टेनिटी तकरीबन एक जैसी बात है। अगर एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवी निकाली और एनपीवी आ गई पॉजिटिव, तो सेठ साहब को हम कहेंगे जी कदम बढ़ाओ, लगाओ पैसा। तो अब वो मियां साहब पैसा लगा दें और उसके बाद कुछ ही अरसे में पता लगे कि जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थी, असल में वो हुआ नहीं जो सोचा था, तो बैठ गया काम हमारा। ये रिस्क है एनपीवी टेक्निक का। ये रिस्क है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर जाएं जो कि अच्छा नहीं था। क्या रिस्क है? कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या सोचा था हमने, यानी बल्कि मैं ऐसे कहता हूं कि एनपीवी निकालने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट, और डिटेल में चलते हैं। कैश फ्लोज निकालने के लिए क्या क्या सोचा होता है? सेल प्राइस, एक्सपेंसेस और मतलब वॉल्यूम, ठीक है, और है इन्फ्लेशन एस्टीमेट की होती है, और टाइम पीरियड। हमने ये सोचा होता है
कि 6 को साल तो निकाल जाएगा, उसकी बुनियाद पे प्रोजेक्ट की एनपीवी हो सकता है पॉजिटिव आ रही हो और वो तीसरे साल ही ठप हो जाए। तो जो जो एनपीवी के लिए अंदाजे लगाए गए हैं, रिस्क ये है कि शायद वो ना हो सके जो हमने सोचा है, जो हम सोच रहे हैं शायद वैसे ना हो सके। अब इस रिस्क को कवर करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब लगता है? अनसर्टेनिटी के पता नहीं क्या होगा, और रिस्क ये है कि नहीं, रिस्क सिर्फ बुरा नहीं होता। हार्ट अटैक जो है वो दुख से भी हो सकता है, खुशी से भी हो सकता है। तो रिस्क सिर्फ बुरा नहीं है। रिस्क और अनसर्टेनिटी का अगर जनरल मतलब देखें तो जनरल मतलब एक ही है कि जो सोचा है वैसे नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी पता नहीं क्या होगा, या जो सोचा शायद वैसा ना हो। अब इसको हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि डिस्काउंट रेट हायर रख लें, यानी एनपीवी निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रख रहे हैं उसको हाई रख के देख लें। उससे क्या होगा? एनपीवी कम आ जाएगी, और अगर अभी भी पॉजिटिव आ रही भी तो उसका मतलब वाकई जेन्युइन प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्काउंट रेट हाई रखने से एनपीवी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब हम ये बॉर्डर लाइन केस उठाने लगे थे, तो रहने देते हैं। तो एक तरीका यह है कि डिस्काउंट रेट बढ़ा लें। फिर इसके अलावा और भी हल हैं। एक हल ऐसा हल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक एक्शन लिया जाता है। उसकी मिसाल मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर आपने तैयारी कर ली है पूरे कोर्स की, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं शायद कुछ कमी रह गई है, लेकिन पूरी रिवीजन का टाइम नहीं है। पूरी रिवीजन करेंगे तो इतने में अगली अटेम्प्ट आ जानी है, तो पूरी रिवीजन का टाइम नहीं है, तो कौन सा टॉपिक रिवाइज कर लिया जाए जो इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। और ना सिर्फ ये कि उसको चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि चांसेस ज्यादा हो सकता है ऐसे टॉपिक क्यों जिसमें से आता ही 3 नंबर का सवाल है। चलो अगर 100% भी चांस है कि इसमें से टेस्ट होना है, फिर भी 3 नंबर ही है। इंपॉर्टेंट हो और उसकी वेटेज भी ज्यादा हो, ताकि ये हम सिक्योर कर लें कि ये टॉपिक छोड़ा तो पेपर उड़ गया, तो जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव, उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन की जरूरत है, और सारी की सारी रिवीजन नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो वो टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे जो सेंसिटिव हैं। और सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट जो टॉपिक छोड़ा तो पेपर गया, जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उसकी हम उतनी ज्यादा अच्छी रिवीजन कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में इस मसले को कैटर करने के लिए एक एक्शन होता है, उस एक्शन को कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये अब तक जितने सवाल हमने किए ना, उसमें आप अक्सर नोट करेंगे कि इसका एक पार्ट ये भी पूछा होता है। तो ये 3, 4, 5 नंबर का टेस्ट हो जाता होता है, बहुत ज्यादा लाजमी नहीं है लेकिन हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले इसका, फिर बताता हूं कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। एनपीवी निकालते हुए अभी कुछ देर पहले पूछ रहा था, क्या क्या एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं? टाइम पीरियड और डिस्काउंट रेट, कैश फ्लोज। अगर नेचर की बात करें तो 3 चीजें हैं, टाइम पीरियड है, कैश फ्लोज है और डिस्काउंट रेट है। बाकी पर कैश फ्लोज की आगे और डिटेल है कि जिसमें यूनिट्स भी एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, वो भी कैश फ्लो पे इफेक्ट कर रहे हैं। टैक्स रेट अंदाजा है, वो भी कैश फ्लो पे इफेक्ट कर रहा है। सेल प्राइस है, इन्फ्लेशन है, ये भी सारा कैश फ्लो पे इफेक्ट कर रहा है। तो 3 कैटेगरीज कह देता हूं मैं कि हम एनपीवी निकालने के लिए कैश फ्लोज एस्टिमेट कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट एस्टिमेट कर रहे हैं और टाइम पीरियड एस्टिमेट कर रहे हैं। और आगे मैं मजीद डिटेल में जाऊं अगर, तो कैश फ्लोज के अंदर सेल प्राइस, मटेरियल, लेबर, फिक्स कॉस्ट, ये सब कुछ भी एस्टिमेट किया जा रहा है। एस्टिमेट लगा तो लिया, लेकिन सेठ साहब कह रहे हैं देख लेना, मरवा नहीं देना। अच्छा सर मैं दोबारा चेक करके आता हूं। अब जिससे हमने एस्टिमेट लगवाए थे, तो अब हम फिर से दोबारा से सारी एक्सरसाइज करेंगे तो इतना टाइम नहीं है और शायद पैसा खर्च होगा इसमें। तो हम किस एस्टिमेट को फिर ध्यान से चेक कर लें, सारे नहीं कर सकते। जो ज्यादा वॉलेटाइल है, जो ज्यादा सेंसिटिव है, यानी उसमें जरा सी भी हेरफेर हुई तो प्रोजेक्ट गया, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करना। हम एक एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे
और उस कैलकुलेशन से हम ये जान पाएंगे कि कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। जो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उसको फिर दोबारा से ध्यान से एस्टिमेट कर लेंगे। अब इसमें स्टूडेंट के लिए क्या टेस्टिंग वाली चीज है, स्टूडेंट को सिर्फ वो कैलकुलेट करने को कहा होगा। इन्हें स्टूडेंट को नाम लेके सेंसिटिविटी एनालिसिस कुछ लाइन आइटम्स का कहा होगा कि इसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर दें। ये तो वैसे मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं कि जो ज्यादा सेंसिटिव निकला फिर मैनेजमेंट को चाहिए कि उसकी दोबारा से एस्टिमेशन करें, फिर से चेक कर लें, फिर तसल्ली कर लें, फिर कहीं और पता कर लें। ये तो मैनेजमेंट के लेने वाले एक्शन है। स्टूडेंट का काम सिर्फ इतना है कि उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस करने को कहा जा सकता है स्पेसिफिक लाइन आइटम्स का। आपको कह देंगे सेल प्राइस की सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दें, यूनिट्स की सेंसिटिविटी कर दें, डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दें, प्रोजेक्ट की लाइफ का सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दें, तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब वो कैसे करनी है, इन तीनों की अलग अलग बताता हूं, कैश फ्लोज की, डिस्काउंट रेट की और टाइम पीरियड की। पहले कैश फ्लो समझाता हूं आपको। एक चीज कैलकुलेट की जाएगी उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फार्मूला बना के देता हूं, मिसाल से बताता हूं। एक प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल, उसमें सेल्स को मटेरियल कॉस्ट होगी, कन्वर्जन होगी और फिक्स्ड ओवरहेड्स हो सकते हैं और प्लांट की कॉस्ट वगैरह। ये सारा कुछ हमने यहां प्लॉट किया, टैक्स भी बीच में, और इस सारे की एनपीवी निकाली। इस सारे की एनपीवी निकल रही, लेट से ऐसी मैं खुद से फिगर अज्यूम कर रहा हूं 4500 पॉजिटिव। सारे कैश फ्लोज लिखे, उन सब को नेट टोटल हर एक जैसे करते होते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टोटल आया, फिर उनकी डिस्काउंटिंग की, फिर नेट टोटल किया तो एनपीवी आ गई। कल परसों वाली क्लास में एक चीज सिखाई थी कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था कि सेल्स की पीवी निकाल लें इन चारों फिगर्स की, वो आ गई लेट से 1,32,000। मटेरियल की भी अलग से पीवी निकाल लें, वो आ गई लेट से 82,000। इसी तरह से कन्वर्जन वेरिएबल इसकी अलग निकाल लें, फिक्स कॉस्ट की अलग निकाल लें, प्लांट अलग ले लें, और आंसर आ गया 4500। ऐसे भी एनपीवी निकल सकती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक लिमिटेशन ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक लाइन आइटम को चेक कर सकता है। सेंसिटिव, जैसे अगर बहुत सारे लोग बीमार हैं और उनकी को कोरोना की टेस्टिंग करनी है, अब या तो हवा में एक स्प्रे किया जाए और जिन जिन को कोरोना है उनके इर्द गिर्द की जो फजा है वो लाल हो जाए, तो एक ही वक्त में सारे टेस्ट हो गए। लेकिन अगर कोई टेस्ट ऐसा है जो कोई सिरिंज से कोई ब्लड टेस्ट करना है, या वो जो नाक में तीली डाल के चेक करते हैं, अगर वो है क्या, चलें वो तो कहते हैं, मैं वैसे ही बता रहा था, नाक में तीली डाल के चेक करते हैं। अब अगर इस टेक्निक से करना हुआ तो एक वक्त में एक ही की टेस्टिंग हो सकती है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जो भी एक्शन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक वक्त में सिर्फ एक आइटम को ही चेक करके बता सकता है कि क्या ये सेंसिटिव ज्यादा है या कम है, एक वक्त में एक। मैं सेल्स की मिसाल लेता हूं। अगर सेल्स में कमी आई, जो हमने सोचा है उतनी ना हो सकी, कम हो गई, हमारी सोच से कम हुई, तो जो हमारी अंदाजे के मुताबिक एनपीवी बनती है असल में उससे कम हो जाएगी। बुरे से बुरे हालात हम कितने पे राजी हो सकते हैं, एनपीवी 0 पे। एनपीवी 0 हो तो चलेगा, एनपीवी नेगेटिव हो गई तो बर्बाद है। सेल्स जो हमने सोचा है, अगर इस प्रोजेक्ट की एनपीवी 4500 पॉजिटिव है, तो हम सेल्स में मैक्सिमम कितनी एडवर्स मूवमेंट पे राजी रहेंगे, 4500 रुपए की। 4500 रुपए की एडवर्स मूवमेंट यानी कम होना चलेगा। हर साल की सेल में से 4500 रुपए कम हो जाना, एक साल की सेल्स की पीवी 4500 रुपए कम हो जाना, फिर इस पूरी लाइन की पीवी जो कि 1,32 आ रही है, हम 1,27,500 पे भी चल जाएंगे। यानी अगर वो 1,32 से कम होके 1,27,500 कैसे 45
तो भी चलेगा। अब मैं सवाल पूछता हूं, सेल्स में कितने रुपए तक की टोटल कमी काबिले बर्दाश्त है? 4500 रुपए। और ये नंबर कौन सा बोल रहे होंगे हम? एनपीवी। अच्छा, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं, सेल्स में कितने परसेंट तक की कमी काबिले बर्दाश्त है? कैसे निकालें परसेंटेज? 4500 डिवाइडेड बाय 1,32,000। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। 4500 डिवाइडेड बाय 1,32,000 क्या बना? कितना? इस 3.4% की इंटरप्रिटेशन ये है कि सेल्स में सिर्फ 3.4% की कमी काबिले बर्दाश्त है। इससे ज्यादा कमी हो गई तो फिर अब हम सेफ नहीं रहेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि किस हद तक एडवर्स मूवमेंट एक्सेप्टेबल है। हर फैक्टर का इसी तरह से अलग अलग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। फार्मूला एक ही होगा। क्या फार्मूला बना लें अभी? प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर का हम कर रहे हैं उसकी पीवी। अच्छा, पीवी, क्योंकि ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं तो कंपेरेबल है। तो प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं उसके सारे कैश फ्लोज की पीवी। इसको मैं फिर से थोड़ा इंप्रूव करता हूं। प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर का हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं उससे जो जो चीज कनेक्टेड है उसकी पीवी। हम अगर सेल प्राइस की सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो यूनिट्स तो उससे कनेक्टेड है। हम अगर सेल्स की सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो यूनिट्स तो चलो कनेक्टेड हैं ही हैं, लेकिन जितनी ज्यादा सेल्स होंगी प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आएगा और टैक्स उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो सेल्स के साथ टैक्स भी कनेक्टेड है। सेल्स बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, सेल्स कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। अच्छा, मैं सेल्स बढ़ने कम होने से मेरी मुराद सेल प्राइस कम बढ़ना कम ज्यादा होना है। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सेल प्राइस की बात कर रहा हूं। अगर सेल प्राइस जैसा हमने सोचा है उससे ज्यादा हो गई, उससे कम हो गई, तो और क्या चीज फौरन इफेक्ट होगी? टैक्स। मटेरियल महंगा सस्ता होगा जरूरी नहीं है, मटेरियल की फोर्सेज और है, सेल प्राइस की और है। लेबर लाजमी सस्ती होगी जरूरी नहीं है, लेबर की फोर्सेज और है, सेल प्राइस की और है। लेकिन टैक्स जरूर चेंज होगा। नहीं, सिर्फ सेल प्राइस की बात कर रहा हूं। अगर हम सिर्फ सेल प्राइस में यह देखना चाह रहे हैं कि कितनी कोई गुंजाइश है डाउन होने की, तो सेल प्राइस कम ज्यादा होने से लाजमी मटेरियल भी कम ज्यादा होगा? नहीं, लेकिन टैक्स लाजमी इफेक्ट होगा, क्योंकि सेल प्राइस कम ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम ज्यादा होगा, तो टैक्स तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए फाइनल जुमला ये बोल रहा हूं कि किसी भी फैक्टर का अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना चाहें तो फार्मूला क्या बना? प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय उस फैक्टर की कैश फ्लोज की नेट ऑफ टैक्स करके पीवी। फिर जो आंसर बनेगा वो उस फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, और जितनी वो छोटी फिगर होगी उतना वो ज्यादा सेंसिटिव है। यानी अगर सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला और 2% आंसर आया, तो इसका मतलब है कि सेल्स में सिर्फ 2% इधर उधर होने की गुंजाइश है। लेकिन अगर किसी फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80% आ गया, तो इसका मतलब है कि 80% तक भी अगर एडवर्स मूवमेंट हो तो चलेगा। तो जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज्यादा सेफ्टी का मार्जिन मतलब रिस्क कम है, और जितना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा वो उतना ज्यादा रिस्की है। तो मैनेजमेंट को फ्री एक्शन लेना चाहिए, स्टूडेंट नहीं, मैनेजमेंट को फ्री एक्शन लेना चाहिए कि वो उस सेंसिटिव फैक्टर की कैलकुलेशन दोबारा चेक कर ले। तो हमारा स्टूडेंट का काम सिर्फ सेंसिटिविटी कैलकुलेट करने की हद तक है। अब वो फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला बन गया जो भी फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस फैक्टर की पीवी
ये मैंने लिखा हुआ है ऐसे फार्मूला, ये तो भी आपको चूंकि जुबानी में समझा रहा था तो मैंने डिराइव करके दे दिया, वरना लिखा हुआ है। तो किसी भी फैक्टर की सेंसिटिविटी यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया कि उस फैक्टर से जो कैश फ्लोज रिलेटेड है उनका आफ्टर टैक्स करके उनकी पीवी। मैंने उल्टा कर दिया, ये उल्टा है, ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा है ये उल्टा है, ये ऐसे बताता तो सीधा बोलूंगा। एनपीवी ऊपर है और ये नीचे, ये लिखने में उल्टा लिख दिया मैंने। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट किसी भी फैक्टर की अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी हो तो प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके कैश फ्लोस को आफ्टर टैक्स करके उनकी पीवी। जैसे मेरी इसी मिसाल के अंदर अगर मटेरियल का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना हो तो 4500 डिवाइड बाय 82,000। अगर कोई लाइन आइटम उस लाइन आइटम के साथ कनेक्टेड है और कमीशन वगैरह के बीच में है तो वो भी सेल्स के ऊपर वो भी चाहिए। हाँ, अगर हम सेल प्राइस की बात कर रहे हैं और सवाल में कहीं पर कोई कमीशन भी है और वो कमीशन डिफाइंड ही ऐसे है कि 5% ऑफ सेल्स, डिफाइंड ही इस तरह होगी तो फिर कमीशन भी कनेक्ट हो जाएगी साथ। नहीं, कमीशन तो प्राइस की परसेंटेज होती है ना, कमीशन तो प्राइस की परसेंटेज। तो जिस फैक्टर का हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करना चाहते हैं प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय उस फैक्टर के कैश फ्लोस की आफ्टर टैक्स करने के बाद पीवी, और जितना ज्यादा आंसर आएगा उतने ही सेफ होंगे, जितना छोटा आंसर आएगा उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। जी जी, ये भी तो इसमें भी तो टेक्सटाइल का शामिल है। हाँ हाँ, तो हम उधर फिर सेल्स की कैश फ्लो जो है उससे हम टैक्स का माइनस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये मतलब टैक्स की वजह से कम आई है, अगर वो टैक्स का इफेक्ट 15 डालते हाँ, तो ज्यादा होती। नहीं आप कह रहे हैं दोनों आफ्टर टैक्स क्यों है? हाँ, मतलब एनपीवी आफ्टर प्रोजेक्ट ये तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि जब एनपीवी ऊपर हमने पीवी ले ली है तो फिर सेल्स की भी पीवी क्यों ले रहे हैं? ऊपर पीवी तो ले ली है। हाँ, तो ये भी लाइक वाइज है कि एनपीवी भी आफ्टर टैक्स चीज है और उस फैक्टर को भी आफ्टर टैक्स ले रहे हैं, वो भी लाइक वाइज ही है। अगर सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2% आ गया, हाँ नहीं नहीं, नहीं हाँ, मतलब 2% से ज्यादा अगर एडवर्स मूवमेंट आ जाएगी तो हम अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे। वो इधर उधर मैं इधर उधर बोल गया, लेकिन पहले मैंने एडवर्स बोला था। एडवर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि जिस फैक्टर का हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं उसमें किस हद तक एडवर्स मूवमेंट काबिल बर्दाश्त। हाँ, अगर कॉस्ट है तो बढ़ना एडवर्स है, सेल प्राइस है तो डाउन होना एडवर्स है। तो इसमें हर फैक्टर की हम सेंसिटिविटी ये बता रहे हैं कि किस हद तक एडवर्स मूवमेंट काबिल कबूल है। आप आइए पेज 43 पे, पेज 43, पेज 43, पेज 43 सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये मैंने कहीं गूगल से पूछ के तो यहाँ छापा मारा था सेंसिटिविटी एनालिसिस, और उसके नीचे जो मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ पेज 43, इसमें से सिर्फ ये जो मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं कैश फ्लोज वाला, और उसमें भी मैंने 2 लिखे हुए हैं, उनमें से पहला वाला, दूसरा वाला नहीं बताया अभी।
पेज 43 पे मैंने फॉर कैश फ्लो बेस्ड फैक्टर के 2 डब्बे बना के फार्मूले लिखे हुए, फिर फॉर डिस्काउंट रेट का एक फार्मूला लिखा हुआ है, फिर सबसे आखिर में फॉर प्रोजेक्ट लाइफ का एक फार्मूला लिखा हुआ है। जो कैश फ्लोस करके हैं मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं, उनमें से पहला वाला बस सिर्फ वो बताया मैंने अभी। जिस प्रोजेक्ट की हमने एवेल्युएशन की है उस प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं उसके आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस की पीवी, जो भी उससे रेलिवेंट बनते हैं। अच्छा, अब आप एक काम ये करें, क्योंकि सिंपल सा डाटा सिर्फ मैं आपको एक प्रोसीजर की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं, तो अगले पेज पे एक इलस्ट्रेशन 15 बनाई हुई है मैंने, सिंपल सा डाटा लिया हुआ है, सिंपल सा, एक बार सिर्फ प्रोसीजर दिखाना है आपको। अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 15 बनाई हुई है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है उसकी एनपीवी निकालेंगे, लेकिन सिंपल सा डाटा रखा हुआ है, और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दें 0.1 2 3 4 तक, बस 5 6 7 मैं बताता हूं। रिक्वायरमेंट में इन सब का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा है, आप सिर्फ पहले 4 कर दें, बाकी 3 मैं करता हूं, लेकिन पहले आपको ज़रा एनपीवी निकालनी पड़ेगी। पेज 44 पे इलस्ट्रेशन 15, पहले प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल दें, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिन 7 आइटम्स का कहा है उनमें से पहली 4 की कैलकुलेट कर दें। यहां तक पहुंचे, फिर आगे मैं करता हूं।
ज्यादा देर लगा दी यार। हाँ जी, अच्छा एनपीवी कितनी आई? 3690 सही है। ये पेज 46 पे मैंने इनके वो आंसर लिखे हुए, एंड आंसर टैली करके देख लें, इतने ही हैं तो ठीक है, नहीं तो वैल्यूज टैली करा देता हूँ।
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? चार ही तो थे यार, उनमें से भी दो रहते हैं भी यार। एनपीवी तो ऐसे निकल आनी थी, ऐसे। अच्छा, मैं फिगर्स टैली करा देता हूँ भाई, जिनसे फिगर्स नहीं निकली हैं। हैं? पीछे तो एंड आंसर ही है ना। हाँ, तो वो किसी से अगर फिगर्स नहीं निकली हैं तो एनपीवी तकरीबन 3700 के आसपास आती है, तकरीबन 36। हाँ, वो मैंने 3 डेसिमल वो किए, मैं नहीं, मैंने कोई राउंडिंग ऑफ नहीं की हुई, इसलिए वो 3700 समथिंग आ रही है। अच्छा, जिनसे ये फिगर्स नहीं कैलकुलेट हुई, सेल्स की सेंसिटिविटी बता रहा हूं। जब आप सेल्स की फिगर कैलकुलेट करेंगे तो सेल्स के जितने कैश फ्लोस लिखे हुए हैं उनको करेंगे आप नेट ऑफ टैक्स। तो हर साल का जो कैश फ्लो लिखा हुआ है उसको नेट ऑफ टैक्स करके ईयर 1 वाला 52,500 आ जाएगा, ईयर 2 वाला 25,200 आ जाएगा, और ईयर 3 वाला 31,500 आ जाएगा। इनकी पीवीज निकालें और उसका टोटल बनता है तकरीबन 92,200 समथिंग, 220, 92,200 के आसपास होगा। और प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय 92,200, तो ये 4% आ जाएगी सेल्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस। कंट्रीब्यूशन नहीं ना, सेल प्राइस। एनपीवी कितनी आ गई? अच्छा जी, सेल्स की कैश फ्लोस की फिगर क्या है? 1 2 3 75,000, 36,000, 45,000। ये सेल्स की रुपीस फिगर्स हैं। इनको करिए आफ्टर टैक्स। 30% टैक्स रेट है इनका, 70% ले लें, 52, या बेशक पहले डिस्काउंटिंग करके बाद में 70% कर लें। ठीक है, तो ये जो सेल्स के कैश फ्लोज हैं इनको चाहे पहले डिस्काउंट फैक्टर कर लें, बाद में नेट ऑफ टैक्स कर लें। लेकिन अगर टैक्स नेक्स्ट ईयर होता फिर तो आपको फिर टैक्स की लाइन यहां अलग से लिखनी पड़ती, जो 2 3 4 में आती, फिर उनकी आप नेट डिस्काउंटिंग करते। तो ये कैश फ्लोज आ गए सेल्स के, इनको नेट ऑफ टैक्स कर लें, ये बन गया 52,500, 25,200। इनकी आपने अब एनपीवी निकालनी है। इसको 1 साल डिस्काउंट, इसको 2 साल डिस्काउंट, इसको 3 साल डिस्काउंट, वो बन जाता है 92,220। हम जिस फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं सिर्फ उस फैक्टर के कैश फ्लोज लेने हैं और सिर्फ उन्हीं का जो टैक्स बनता है वो लेना है, और फिर जो एंड आंसर बनेगा उसकी पीवी निकालनी है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिनोमिनेटर बनेगा। इसी तरीके से जब आप मटेरियल सेंसिटिविटी करेंगे तो मटेरियल वाले कैश फ्लोज लेंगे। ये मटेरियल वाले बनते हैं कैश फ्लोज 25,000, 12,000, 15,000। तो इनको नेट ऑफ टैक्स करें
और फिर उसकी पीवी निकालें तो वो बन जाती है 30740। मटेरियल, अच्छा इसी तरह से लेबर है, उसकी कैश फ्लोस को नेट ऑफ टैक्स करें, पीवी निकालने तो वो बनता है 12,300 समथिंग। और इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड्स की करेंगे तो वो सारे आफ्टर टैक्स करने के बाद 5,222 आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट है ये आफ्टर टैक्स नहीं कि हम उस पे हमें टैक्स सेविंग, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ऐड नहीं करेंगे टैक्स। मटेरियल कॉस्ट आउटफ्लो, अब तो इतने सारे सवाल कर लिए यार, इसमें खर्चे लिखते थे और उसकी टैक्स सेविंग लिखते थे। मटेरियल कॉस्ट आउटफ्लो है, उस पर टैक्स बचना इनफ्लो है, तो नेट ही होंगे। हाँ भाई, सेंसिटिविटी एनालिसिस चारों का डन। पांचवी क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट। और छठा, सातवां, हाँ सातवां बताता हूं पहले। सातवां हमने किसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है? यूनिट्स का। यूनिट्स, तो यूनिट्स की पीवी ले लें, हैं? पीवी तो कैश फ्लो के लिए नहीं है, तो यूनिट्स से कौन से कैश फ्लोज जुड़े हैं? सारी की सारी वेरिएबल चीजें जुड़ी हैं उससे, और उनका टैक्स भी। अगर सेल प्राइस, मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनकी सेंसिटिविटी एनालिसिस करने को कहा है तो इनकी अपनी अपनी फिगर्स और इनका टैक्स। लेकिन अगर यूनिट्स का सेंसिटिविटी करने को कहा है तो यूनिट्स की थोड़ी पीवी निकलेगी, वो तो यूनिट्स हैं, हमें तो रुपए चाहिए। तो यूनिट से कौन कौन से रुपए जुड़े हुए हैं? सेल्स भी और सारे के सारे वेरिएबल खर्चे भी। तो अगर आपको यूनिट्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस करने को कहा जाए तो आपने कंट्रीब्यूशन का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 7 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा जब आप कंट्रीब्यूशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, यानी सेल्स भी लेंगे, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी, और उन सब का नेट करके उन पे टैक्स भी, और फिर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा वो सेल्स के यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। ठीक है, चलें ये तो हो जाएगा। पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट। इसका क्या करूं? ये मैं करता हूं। हाँ जी, प्लांट की कॉस्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, इसका क्या करूं? कॉस्ट ऑफ प्लांट का निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके क्या क्या कैश फ्लोज हैं? एक तो इसकी कॉस्ट है कितनी? 60,000, और आरवी है इसकी, आरवी है इसकी। आपको प्लांट की सेंसिटिविटी करने को कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट की, कॉस्ट ऑफ प्लांट की। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट और चीज है, आरवी और चीज है। कॉस्ट ऑफ प्लांट की मार्केट और है, आरवी की मार्केट और है। देखें, प्लांट का खरीदना एक अलग चीज है और प्लांट का बेचना एक अलग चीज है। तो अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट का है, या तो पूरे प्लांट की दोनों चीजें कही होती, फिर तो कॉस्ट भी लें और आरवी भी लें। सिर्फ कॉस्ट कही है। हां, अगर ऐसा होता कि आरवी बताने की बजाय यह कहा होता कि जिससे भी प्लांट खरीदेंगे मार्केट नॉर्म्स ये हैं कि वो उनके 20% पे वापस ले लेता होता है, तो फिर आरवी भी कॉस्ट से कनेक्टेड होती, फिर मैं आरवी भी लिखता। लेकिन अभी इस वक्त आरवी और है, कॉस्ट और है। तो जहां से हम प्लांट खरीदेंगे 60,000 का मिलेगा, महंगा भी हो सकता है, वो मार्केट और है, और पुराने प्लांट को बेचने की मार्केट और है। तो अगर कॉस्ट की सेंसिटिविटी करने को कहा है तो कॉस्ट की सेंसिटिविटी करने को कहा है, आरवी नहीं है बीच में। देखें, जब हम मटेरियल की सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो क्या किया है? मटेरियल की सिर्फ मटेरियल लिया है ना, हालांकि उस चीज ने बिकना भी तो है।
तो सेल प्राइस क्यों नहीं ली? क्योंकि हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, बाकी सबको इग्नोर। तो जब कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, फिर आरवी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी करने के लिए क्या क्या करें? कॉस्ट, और कॉस्ट से और क्या क्या कनेक्टेड है? डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग, तो हम उसकी टैक्स सेविंग भी लेंगे। अच्छा, अब जब टैक्स सेविंग लेंगे तो डेप्रिसिएशन की मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। 1 में डेप्रिसिएशन है 15,000, बाकी रह गया 45। दूसरे साल 11,250, बाकी रह गया 33,750। अच्छा, ये भी मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि चाहे तीसरे साल की डेप्शन भी ले लें और फिर अलग से लॉस भी ले लें, या फिर डेप्रिसिएशन भी लें लॉस भी लें, या फिर डेप्रिसिएशन रहने दें और लॉस कर लें, वो भी ठीक है। तो अब मैं लॉस कैसे निकालूं इसका? क्यों? क्योंकि जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो बस सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फिर आरवी को लिफ्ट नहीं करा रहे। देखें, जब आप मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी कर रहे थे तो उस पूरे के पूरे मटेरियल के ऊपर टैक्स सेविंग ले रहे थे ना। हालांकि वो मटेरियल पहले बनेगा, फिर गुड्स बिकेंगी, तो असल में तो सेल भी होनी है, लेकिन हम सिर्फ टैक्स का इंपैक्ट किसका ले रहे थे? मटेरियल की सेंसिटिविटी की है ना भैया अभी। तो मटेरियल की सेंसिटिविटी जब करते थे, की है अगर जिसने भी, तो क्या किया उसमें? सिर्फ मटेरियल के कैश फ्लोज लिए और सिर्फ उसी फिगर पे टैक्स सेविंग ली। हालांकि असल में तो टैक्स प्रॉफिट पे लगना है, लेकिन हमने सिर्फ मटेरियल की फिगर पे क्यों टैक्स लगा दिया? क्योंकि हम सिर्फ मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब इग्नोर। तो सिर्फ मटेरियल में टैक्स का क्या इंपैक्ट है वो ले रहे हैं, जबकि असल में तो प्रॉफिट पे टैक्स पड़ना है। तो अभी इस वक्त क्या बात हो रही है? सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट की। तो अब जब हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं है, इसलिए आखिर में ये पूरा का पूरा लॉस। अब इसके ऊपर टैक्स सेविंग क्या बनी? 15,000 पे क्या बनी? मेरा ख्याल है 4500। इस 11,250 पे डबल, इस 33,750 पे 10। ये है जब आप कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी करेंगे। जी, क्या क्या? तो हम जब स्ट्रेट लाइन में डेप्शन निकालते हैं तो कॉस्ट माइनस आरवी करके डिवाइड करते हैं। अब सिर्फ कॉस्ट को डिवाइड करके निकालें, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम सिर्फ कॉस्ट का इंपैक्ट देख रहे हैं कि आरवी ना होती तो सिर्फ इसका क्या इंपैक्ट है। जैसे मटेरियल की सेंसिटिविटी करते हुए हमने मटेरियल की फिगर ली है ना टैक्स के लिए, हालांकि टैक्स तो प्रॉफिट पे लगना है, तो हम फिर भी मटेरियल के ऊपर टैक्स रेट लगा के ये कह रहे हैं कि इसका क्या इंपैक्ट है टैक्स में। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो बीच में आरवी को मिक्स नहीं कर रहे, यानी इग्नोर, जीरो, सिर्फ प्लांट की कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करें। इसी तरह से अच्छा, आप जब प्लांट की सेंसिटिविटी करेंगे तो ये कैश फ्लो लिखे मैंने, इनकी पीवी डिनोमिनेटर बन जाएगी फार्मूले का। देखिए क्या बनी इसकी पीवी, 4,555, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया
3700 तकरीबन। ये प्लांट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आया 8%। छठी रिक्वायरमेंट क्या है? अब जब आप सिर्फ आरवी का सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे तो बस फिर सिर्फ आरवी का सेंसिटिविटी करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांट को करते हुए आरवी इग्नोर कर दी ना, है ना? तो आरवी करते हुए कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि सिर्फ आरवी की बात कर रहे होंगे हम। और कॉस्ट को इग्नोर करने से मुराद ये है कि 0 1 2 3 आरवी आएगी यहां 10,000 और कॉस्ट को इग्नोर करने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी इग्नोर। और अगर ये 10 का बिकेगा तो सारा का सारा 10 प्रॉफिट ही होगा क्योंकि कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, 0 कर दिया, तो फिर 10 का बिकेगा तो फिर 10 ही प्रॉफिट होगा। तो इस पूरे के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे सेल्स की सेंसिटिविटी करते हुए क्या कर रहे थे? सेल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे ना, हालांकि टैक्स तो किस पे लगना है? प्रॉफिट पे, लेकिन फिर भी आप सेल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे क्योंकि सिर्फ उसका इंपैक्ट देखना था। तो इसी तरह से आरवी की सेंसिटिविटी करते हुए इसी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यानी ये मतलब होगा कि हमने कॉस्ट इग्नोर कर दी, तो कॉस्ट इग्नोर मतलब 0। तो अगर एक 0 चीज 10 की बिकेगी तो 10 का 10 प्रॉफिट होगा। तो अब इसकी जो पीवी निकलेगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिनोमिनेटर होगा। अगर आरवी अलग से 10,000 देने की बजाय ये कहा होता कि आरवी प्लांट की कॉस्ट का 40% है, तो फिर आपसे कॉस्ट ऑफ प्लांट और आरवी की अलग अलग सेंसिटिविटी भी ना पूछते, बस कॉस्ट ऑफ प्लांट या प्लांट की सेंसिटिविटी पूछते, उसमें फिर आप दोनों लिखते, उसमें फिर गेन लॉस भी असली वाला निकालते। अभी चूंकि सेल आरवी एक अलग फिगर थी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एक अगर अलग फिगर थी, इसलिए दोनों की सेंसिटिविटी अलग अलग निकाली। ये हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन उन फैक्टर्स के लिए जिनका ताल्लुक कैश फ्लो से। अच्छा, चूंकि अब आप उस सवाल में तो उतरे हुए नहीं है इस वक्त, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। जब भी कभी आप सवाल वो करेंगे तो फिर आप इजीली कर लेंगे, इसलिए अभी आप ना सवाल देख के सॉल्यूशन ही देख लें सीधा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, कटखेर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये मैंने बोर्ड पे किया था सॉल्व, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 3, कटखेर इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका पार्ट ए मैंने खुद बोर्ड पे सॉल्व किया था, पता नहीं शायद पूरा नहीं हुआ था, मैंने बाकी ज़बानी दिखा दिया था मुझे लगता है। तो इसकी पार्ट बी पहला बुलेट पॉइंट सॉल्यूशन ही देख लें पीछे, क्योंकि अभी सवाल में आप उतरे हुए नहीं है ना, फिर देर लगेगी। तो आप किसी भी सवाल को जब कर रहे होंगे तो फिर आप उन्हीं फिगर्स में ताज़ा उतरे हुए होंगे, फिर आप इजीली निकाल सकते हैं। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने बोर्ड पे किया था कुछ और बाकी ज़बानी डिस्कस कर दिया था। तो इसका पार्ट ए बोर्ड पे हो गया था और थोड़ा सा ज़बानी। पार्ट बी में 2 सेंसिटिविटीज कही है करने को, एक सेल प्राइस की और एक डिस्काउंट रेट की। सेल प्राइस वाले का सॉल्यूशन देख लें बस। पार्ट ए से सेल वाली लाइन उठाई है, उसको आफ्टर टैक्स किया है और उसकी पीवी निकाल ली है। ऊपर पार्ट ए से ही सेल्स की फिगर उठाई है मैंने, एनपीवी वो भी पार्ट ए से उठाई है। हाँ जी, डन।
अच्छा, इसी तरह से आप डिस्काउंट वाला नहीं इसका है अभी। इसी तरह से आप ये एक सवाल आप कर चुके हुए में से नहीं, बस ये वो हमने किया नहीं था, बस ये इतना ही था। अगर डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी करने को कहा जाता, अभी कैश फ्लोज वाली बात चल रही है, वो मैं अभी ब्रेक के बाद में एक सवाल करता हूं, मैं ही बोर्ड पे करता हूं। तो फॉर कैश फ्लो बेस्ड फैक्टर्स में मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, उनमें से पहले वाला समझाया भी और उसी की प्रैक्टिस की है, दूसरा वाला भी नहीं समझाया। अगर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का कहा जाए डिस्काउंट रेट की, जैसे अभी इस वक्त ये जो सवाल किया इधर इलस्ट्रेशन 15, इसमें डिस्काउंट रेट क्या था? 10%। एनपीवी टेक्निक, डिस्काउंट रेट क्या रखा जाता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड, अगर हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हुए थोड़ी नरमी बरत दी, थोड़ा हल्का रख लिया, तो नुकसान क्या होगा? एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी, खुशी खुशी हम प्रोजेक्ट में हाथ डाल लेंगे, बाद में जाके पता चलेगा कि तो रिस्की प्रोजेक्ट है। तो हमने डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करते हुए अगर हाथ हौला रख लिया, डिस्काउंट रेट हल्का रख लिया, तो फिर हम गलत डिसीजन कर सकते हैं। तो जिस तरह से कैश फ्लोज की सेंसिटिविटी एनालिसिस की जाती है, डिस्काउंट रेट की भी की जा सकती है। अब वो कैसे करनी है? इस सवाल में डिस्काउंट रेट रखा हुआ है 10%। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने ये 10% तो लिया है, लेकिन क्या डिस्काउंट रेट इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी कम ज्यादा करने से प्रोजेक्ट उड़ जाएगा? सेल प्राइस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4% निकला है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? सेल प्राइस का 4%, कि जो हमने सेल प्राइस एस्टिमेट की है, नींद आ रही है? जो सेल प्राइस एस्टिमेट की है, अगर उसमें 4% भी कमी आई तो प्रोजेक्ट गया। अगर किसी फैक्टर की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फिगर 25% है, तो क्या इंटरप्रिटेशन है कि 25% तक की एडवर्स मूवमेंट काबिले बर्दाश्त है, इससे ज्यादा एडवर्स हो गई तो फिर गए। इसी तरह से डिस्काउंट रेट के बारे में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला जाता है कि हमने जो 10% रखा है, अगर ये उससे ज्यादा होता, असल में हमें ज्यादा रखना चाहिए था, तो हमारे पास कितना मार्जिन है गलती का? डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी एनालिसिस। यहां पर 3700 क्यों रखा? 3700 क्यों रखा इधर न्यूमरेटर में? सेल्स की सेंसिटिविटी करते हुए इधर 3700 क्यों रखा? या प्लांट, जो भी मैंने लिखा हुआ सामने, पता नहीं, सेल्स की बढ़ने से ये कम होगा, क्योंकि सेल प्राइस कम होने से पीवीज कम निकलेंगी, और हम मैक्सिमम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं कि एनपीवी 0 हो जाए। यानी अभी इस वक्त जो प्रोजेक्ट की एनपीवी है, बस उतने रुपए गिरना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोएस्ट बर्दाश्त का लेवल क्या होता है? एनपीवी 0। तो जब बात रुपीज वाले फैक्टर्स की हो रही थी, तो हम इतनी अमाउंट गिरना बर्दाश्त कर सकते थे। डिस्काउंट रेट की बात, हम मैक्सिमम कितना हाई डिस्काउंट रेट बर्दाश्त कर सकते हैं जिसपे एनपीवी 0 हो जाए? क्या होता है वो रेट जिसपे एनपीवी 0 हो जाए? तो जब डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना होगा, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट का पहले आईआरआर निकालेंगे। लेट्स से कि इस प्रोजेक्ट का आईआरआर 13% निकल आया है, नहीं पता नहीं कितना है, मैंने कहा चलो 13%। हमने इस प्रोजेक्ट को कितने परसेंट पे अप्रेस किया? 10 पे। इसका आईआरआर 13% है, यानी हमने अगर उसमें कोई कमी कोताही भी कर ली, तो कितना मार्जिन है एरर का? 3% का। लेकिन ये सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म बोलने में 3% है, वरना 3% का मार्जिन कहना सही नहीं है। इसका सही तरीका यह है पॉइंट 1 एक नंबर है, 0.13 एक नंबर है। अब अगर यह देखना हो कि कितनी गलती की गुंजाइश है,
और वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना हो 30%। 30%। कैसे 30%? इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय, तो डिस्काउंट रेट का अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट का IRR निकालेंगे। फिर जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज किया है उन दोनों का सिंपल डिफरेंस लेके बोल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नहीं, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितना हमने रखा हुआ है डिस्काउंट रेट। फिर जो आंसर निकलेगा ये है डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी एनालिसिस। पेज 40 जो पढ़ा रहा था मैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, पेज 43 सबसे एंड से सेकंड लास्ट फार्मूला, पेज 43 एंड पे सेकंड लास्ट फार्मूला, पेज 43 एंड से सेकंड लास्ट फार्मूला कि अगर सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्काउंट रेट का करना हो तो IRR यानी 13 माइनस जो हमने 10 यूज किया डिवाइडेड बाय 10। तो अब जो आंसर निकलेगा वो डिस्काउंट रेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अभी कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है? क्वेश्चन 3 का, उसका सॉल्यूशन फिर देख लें। डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी करने को कहा है। अभी जो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखा आपने पार्ट बी का, सेल प्राइस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को कहा था और डिस्काउंट रेट का। तो डिस्काउंट रेट वाले का तरीका क्या है? IRR निकालें, IRR में से डिस्काउंट रेट माइनस करें, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ये इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो इस क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन ही देख लें।
जो डिस्काउंट रेट को हम जो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, मतलब या आईआरआर कर लेते हैं या आईआरआर से रिड्यूस करते हैं, ये तो हम मतलब जो रिलेवेंट कैश फ्लोस है उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम बढ़ाते हैं और कम करते हैं। आप आईआरआर निकालने के लिए जो कम ज्यादा रेट लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं? डिस्काउंट रेट के लिए हमने इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली 10% पे, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था। हम इसको 10% की एनक लगा के देखना चाह रहे हैं। अगर उसमें फिट बैठेगा तो अच्छा प्रोजेक्ट है, वरना रहने दें। तो हमने जो एनक लगा के इसको देखा है, क्या वो एनक ही तो नहीं हमारी गलत है? हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी उस एनक में क्या खराबी है। हमने इसको 10% की एनक लगा के जज करना है। क्या हमारी वो 10% की एनक लगाना ही तो गलत नहीं है? हम कितना गलती का मार्जिन रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे 1-2% ऊपर करने से ही प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता। देखिए, हम इस प्रोजेक्ट जैसे एक आपने इंटरव्यू लेना है किसी कैंडिडेट का, और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत क्रिटिकल जॉब है, और उसको अगर मैं रिलेट करूं तो शायद किसी सर्जन की जॉब है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस के पोजीशन की जॉब है, किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जॉब है, किसी पायलट की जॉब है। अब इतनी सेंसिटिव, नहीं अकाउंटेंट तो सब, अकाउंटिंग तो सब कर लेते हैं। अगर कोई बहुत सेंसिटिव जॉब है तो उसकी इवैल्यूएशन भी सख्त होनी चाहिए। अब एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तो रख लिया, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमने कितना कुछ सख्त रखा था। यानी हमने उसके पास से मार्क्स अगर लेट से 80% रखे थे तो हमें लग रहा था कि 80% ठीक है, लेकिन क्या पता 82% रखे तो वो रह जाता। 80% हमने पासिंग मार्क्स रखे और हमें लगा बस ठीक है बंदा काबिल है, क्या पता 81% करते और वो एक्सपोज हो जाता। तो हम जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कहीं हमने इवैल्यूएशन थोड़ी सी नरम करके एक फारिग बंदा तो नहीं रख लिया। तो इसी तरह हम जब प्रोजेक्ट का अप्रेजल कर रहे होते हैं तो हमने ये 10% की एनक लगा के इसको अप्रेज किया। हो सकता है इस प्रोजेक्ट की औकात ही 11% की हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को 10% पे अप्रेज करने में हमें प्रोजेक्ट शायद ही अच्छा लगे, लेकिन इसकी 11% की औकात थी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम 10% की एनक लगा के कहीं फारिग प्रोजेक्ट को बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे तो नहीं एक्सेप्ट करने के करीब आ गए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? इस प्रोजेक्ट की आईआरआर 35% है, तो हमारी 10% की एनक क्या 15 की भी होती तो भी अच्छा ही निकलता है प्रोजेक्ट। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, ये है डिस्काउंट रेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले मेरे ख्याल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिस्काउंट रेट का निकलना चाहिए सबसे पहले। चलो पार्ट 7 नहीं, इसको पार्ट 1 कर लें, उसमें क्या है। ये सारा काम ये थोड़ी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले सेल्स का निकाला, फिर 2 महीने बाद मटेरियल का निकाल लेंगे, फिर 8वें महीने जाके डिस्काउंट रेट की बारी आएगी। एक ही वक्त में सारा काम हो रहा होगा। तो वो जो 5-6 कैलकुलेशन कर रहे होंगे, चलो पहली कैलकुलेशन डिस्काउंट रेट वाली कर लेते हैं। एक बीमार आदमी का ऑपरेशन होना है, उसके टेस्ट करवाने हैं। अब वो सारे के सारे टेस्ट आज ही करवाने और आज ही फैसला करना है। तो अब जब सारे आज ही करवाने हैं तो वो चाहे सुबह 9 बजे करवा के पहला कर ले, चाहे 3 बजे दूसरा कर ले, क्या फर्क पड़ता है, सारे आज ही होने हैं। नहीं, डॉक्टर को तो सारी रिपोर्टें लेके जाके दिखानी है ना। डॉक्टर थोड़ी 5-5 मिनट में हमसे खबर ले रहा होगा कि क्या टेस्ट बना, उनको तो सारे एक ही दफा निकाल के दिखाएंगे। तो फाइनेंस मैनेजर से कहा जाएगा ये सारी सेंसिटिविटी करके लाके दिखाओ। अब कैसे पता कि उस फाइनेंस मैनेजर ने पहले डिस्काउंट रेट वाला कैलकुलेट किया था कि सेल प्राइस वाला कैलकुलेट किया था? सारे इंपॉर्टेंट है, सारे कैलकुलेट हो रहे होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन 3 पार्ट बी। इस सेंसिटिविटी में अगर कैश फ्लोज की सेंसिटिविटी करने को कहा हो तो फार्मूला प्रोजेक्ट की एनपीवी, प्रोजेक्ट की डिवाइडेड बाय उस फैक्टर का जो भी रिलेटेड कैश फ्लो है उसकी आफ्टर टैक्स पीवी। डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी करने को कहा है तो आईआरआर निकालना पड़ेगा और ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और लास्ट, अगर फिर उसके बाद अगली क्लास में करता हूं, और अगर प्रोजेक्ट की लाइफ की सेंसिटिविटी निकालनी हो, इससे मुराद ये है कि एक प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है
लेकिन वो प्रोजेक्ट 8 साल चलेगा तो कहीं जाके पैसे पूरे करके देगा, क्या पता 6 में ठुस हो जाए। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें कितना दमखम है कि कितने साल चल जाए तो भी ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट लाइफ की भी सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनमें कैश फ्लो वाले फैक्टर्स में हम इस एनपीवी को क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि हमारा लोएस्ट काबिल बर्दाश्त पॉइंट क्या है? एनपीवी 0। तो जब हम कैश फ्लोज की बात कर रहे थे तो फिर एनपीवी से रिलेट कर रहे थे, डिस्काउंट रेट की बात कर रहे थे तो आईआरआर की बात कर रहे थे, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम पे बैक की बात कर रहे हैं। पे बैक क्या है? जितने टाइम में पैसे पूरे हो जाए। तो प्रोजेक्ट की अगर लाइफ का सेंसिटिविटी करना होगा तो उसमें हम प्रोजेक्ट की एनपीवी की बजाय जिस तरह डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी करना था तो आईआरआर यूज किया, कैश फ्लोज रिलेटेड चीज का सेंसिटिविटी करना था तो कैश फ्लोज की एनपीवी यूज की। जब प्रोजेक्ट की लाइफ का सेंसिटिविटी करना होगा तो पे बैक यूज करेंगे ताकि ईयर्स मैच करके परसेंटेज निकल सके। तो पेज पता नहीं कौन सा 43 पे लास्ट देख लें, पेज 43 लास्ट, पेज 43 लास्ट फार्मूला कि अगर प्रोजेक्ट की लाइफ का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना हो तो उसके लिए प्रोजेक्ट की लाइफ और डिस्काउंटेड पे बैक को यूज करके, प्रोजेक्ट की लाइफ और डिस्काउंटेड पे बैक को यूज करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। यानी हमने अगर प्रोजेक्ट अप्रेज किया हुआ है 8 साल पे और इस प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पे बैक 5 साल है, तो जितना हमने सोचा था अगर उतना ना भी चल सका तो खैर है। कितना ना चल सका? 3 साल। 5 तो चलेगा तो बचेंगे, 3 ना भी चल सका तो खैर है। तो 3 इन 8 का कितने परसेंट है? 3 डिवाइडेड बाय 8। देखिए हमने प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली है 8 साल को सामने रख के, 5 चलेगा तो पूरा होगा, तो अगर कितना नहीं भी चल सका तो खैर है 3 साल। तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8, ये इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अब पूछें क्या पूछ रहे थे हैं? इंटरप्रिटेशन दोबारा सुन लें। 8 साल पे हमने एस्टिमेशन की है, 5 कम से कम चलना था तो पैसे पूरे होने थे। तो अगर 8 ना भी चल सका तो कितने ना चले तो गुंजाइश है? 3 साल ना भी चल सका तो खैर है। तो 3 8 में से कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 8, कितना आंसर आ गया? तकरीबन 40%, 37%। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी 37.5% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि जो सोचा था अगर उसमें इतनी कमी भी आ गई तो चल जाएगा, पैसा पूरा हो जाएगा। ये होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। लेक्चर 24 में यही एंड करता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको कैश फ्लो की सेंसिटिविटी में जो चीज नहीं बताई वो बताता हूं, एग्जाम क्वेश्चन का सवाल कराता हूं और प्रोबेबिलिटीज की एक चीज सिखाता हूं।